गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018, यानी दोस्तों 2018 में एएलपी टेक्नीशियन का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका दोस्तों 30 अगस्त का दोस्तों थर्ड शिफ्ट का हम पेपर देखने वाले हैं। और इसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और आप सभी को पता ही है दोस्तों, देखिए मैं इस वीडियो से पहले मैं आपके लिए दोस्तों एक वीडियो और डाल चुका हूँ, जिसमें मैंने दोस्तों आरआरबी जेई वालों के लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर कट ऑफ 2019 वाली, उसके बाद दोस्तों प्रेजेंट में किस जोन में कितनी वैकेंसियाँ हैं वो, और किस चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए बता चुका हूँ। तो जिन्होंने, और दोस्तों कौन सा आपका डेंजर जोन है, कौन सा आपका सेफ जोन है, वो भी मैं आपके लिए बता चुका हूँ उस वीडियो में। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी दोस्तों, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वो उस वीडियो से आपको दोस्तों बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। और आपको याद रखना है दोस्तों, ये आरआरबी जेई में आपकी 30 नंबर की साइंस होने वाली है। तो दोस्तों साइंस को आपको बहुत अच्छा बना लेना है। अगर बेहतर बनाना है, बेस्ट बनाना है, साइंस पर बहुत ज़्यादा फोकस आपको करना है। तो देखिए, अगर आप साइंस अपना अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं, बेस्ट बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए एएलपी की अब जो शिफ्टें चल रही हैं, बची हुई हैं, वो सारी शिफ्टें खत्म होने के बाद दोस्तों आरआरबी जेई की 2019 में जितने प्रश्न पूछे गए थे साइंस से रिलेटेड, वो मैं आपके लिए दोस्तों लेकर आने वाला हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों एनटीपीसी के लिए भी जो दोस्तों शिफ्ट बची हुई हैं, एनटीपीसी की यानी जितनी भी शिफ्टें हैं उनसे रिलेटेड भी दोस्तों वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो दोस्तों इसीलिए बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि डेली मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करने पर विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा 1 किलोवाट घंटा होती है। तो इसे जूल में कैसे दर्शाएंगे? तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है 1 किलोवाट बराबर होता है दोस्तों आपका 3 × 6 × 10⁻⁶। और 1 घंटे के लिए ये पूछा है दोस्तों 1 किलोवाट के लिए 1 किलोवाट घंटा दोस्तों जो है वो 1 घंटे के लिए पूछा गया है। तो इसे कैसे दर्शाते? एक किलो का मतलब है दोस्तों, ये इसका जो मान आएगा, इसका जो मान आता है जिसे हम दर्शाते हैं दोस्तों किलोवाट घंटा में, तो वो आता है दोस्तों 3.6 × 10⁻⁶। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होने वाला है। ये आपको याद रखना है। डायरेक्टली ये प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो कितने होते हैं दोस्तों? 3.6 × 10⁻⁶ जूल। अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है, व्यंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो कौन सी होती है दोस्तों? क्लोरीन। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, और इसमें आपसे पूछा गया है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है दोस्तों? कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित का सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। कार्य, बैटरी, शक्ति और माइक्रोफोन। तो कार्य के बारे में यहाँ कहा गया है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बैटरी के बारे में कहा गया है दोस्तों, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और शक्ति के बारे में कहा गया है दोस्तों 1 किलोवाट घंटा है। और माइक्रोफोन के बारे में कहा गया है दोस्तों कि ये जूल है। तो मिलान करके इन सारी चीज़ों को बताना है आपको कौन सा किससे रिलेटेड है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका ये है ना दोस्तों कार्य, ये दोस्तों इसे जूल में परिभाषित किया जाता है। तो एक में आपका डी आएगा। और बैटरी जो है दोस्तों ये आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो 2 में ए आएगा। और शक्ति जो है दोस्तों किलोवाट घंटा, अभी मैंने पीछे बताया है, 3 में सी।
तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होने वाला है। और आपका दोस्तों माइक्रोफोन जो है दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपसे पूछा गया है कि फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट, फ्रांस की जो अंतिम रानी थी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? तो किसमें दोस्तों? ऑस्ट्रिया में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, इसमें आपसे पूछा गया है कि सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिन्हें दोस्तों ऊर्जा संसाधन संस्था द्वारा संवैधानिक विकास नेतृत्व में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कौन है दोस्तों? पवन चामलिंग। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपसे पूछा गया है एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति है और इसका तरंग दैर्घ्य दोस्तों 0.1 मीटर है। तो इसे दोस्तों जो है 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो आवृत्ति क्या है दोस्तों, यानी फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं वो है 3.5 किलो हर्ट्ज। तो इसके द्वारा 1 मीटर की दूरी जो है दोस्तों इस तरंग दैर्घ्य के द्वारा तय की जाती है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका, यहाँ पर समय आपके लिए पूछा है, ये आपका दोस्तों चाल है, यानी 1.1 मीटर में चाल क्या है दोस्तों? 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति, और इसका तरंग दैर्घ्य आपको दिया गया था 0.1। तो इसका जो आंसर होने वाला है दोस्तों, देखिए हल कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दूरी जो दी गई है दोस्तों वो आपकी दी गई है 700 मीटर इंटू तरंग दैर्घ्य पर मीटर के हिसाब से दोस्तों तरंग दैर्घ्य जो है 0.1 मीटर दी गई है यहाँ पर, और हर्ट्ज जो है दोस्तों 3.5 है। अब इसका जो हम दोस्तों कैलकुलेशन करेंगे, इसके कैलकुलेशन के बाद जो आपका आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा आपका 2 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मारवाड़ा, मराठावाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं? तो किसमें दोस्तों? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों का एक ही समान फॉर्मूले द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, निम्नलिखित में से गलत सूत्र को चुनें। तो देखिए दोस्तों मैंने एल्कीन और एल्काइन तीनों फार्मूले में आपके लिए बता चुका हूं, जिसमें एल्केन का ये फार्मूला है CN+H2N+2, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। और एल्कीन का है दोस्तों, देखिए ये CnH2n+2 ना होकर दोस्तों ये होता है आपका CnH2n। और एल्काइन का सही है दोस्तों, ये भी यहाँ पर माइनस आता है। तो आपका गलत क्या है दोस्तों? ये फार्मूला है एल्कीन का, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? जाइलम। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, जैसे कि हम आवर्त सारणी में जैसे कि हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार जो है बढ़ता है। तो आप सभी को पता ही है दोस्तों, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो ये आपको पता है दोस्तों कि ऑक्सीजन फैमिली का जो है दोस्तों ग्रुप है। और ये आपको एक चीज़ और याद रखनी है, ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी तत्व हैं दोस्तों वो सभी अयस्क निकालने में काम में लिए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों एल्युमिनियम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो निषेचन के बाद दोस्तों किसका निर्माण होता है दोस्तों? युग्मनज का। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14। इसमें आपसे पूछा गया है फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाली आमिर खान अभिनीत दंगल फिल्म के निर्देशक कौन है? यानी कौन थे दोस्तों दंगल फिल्म के निर्देशक? नितेश तिवारी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौटकर वापस आती है। फेंके जाने की गति
बताइए यदि जी का मान, यदि दोस्तों त्वरण का मान जो है, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो समय आपका दिया है दोस्तों 10 सेकंड, और गति निकालनी है यहाँ पर, बी का मान निकालना है, और जी का मान दोस्तों 10 दिया गया है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों फॉर्मूला जो लगने वाला है दोस्तों, गति के समीकरण का फॉर्मूला लगने वाला है, और दोस्तों वो जो फॉर्मूला है वो है दोस्तों b बराबर u प्लस ए टी। इस फॉर्मूले हम दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं इस आधार से। यहाँ पर v यानी वेग यानी दोस्तों गति के बारे में पूछा गया है, u का मान 0 है, तो आपका सीधा बचेगा दोस्तों 80, और a आपके लिए दोस्तों 10 सेकंड दिया गया है। सॉरी दोस्तों, हाँ ये रहा आपका a 10, और आपका t जो समय है दोस्तों वो भी 10 सेकंड, तो 10 गुणा 10 करेंगे तो दोस्तों 100 मीटर पर सेकंड आपका सही आंसर होगा, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है। तो किस किस की जो है दोस्तों मिश्र धातु है, पीतल बनाने में कौन कौन सी मिश्र धातु काम में ली जाती हैं दोस्तों, तांबा और जस्ता। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं दोस्तों समरूप अंग। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है एक तत्व के आइसोटॉप की द्रव्यमान संख्या 298 है, और नाभिक जो है दोस्तों, नाभिक में न्यूट्रॉनों की जो संख्या है दोस्तों वो है आपकी 196। तो परमाणु संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों द्रव्यमान जो आपका पता ही है दोस्तों, P प्लस N का योग होता है दोस्तों द्रव्यमान, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं। तो 298 इनका मार दिया गया है, और न्यूट्रॉन आपके 196। तो प्रोटॉन आपसे पूछा है, तो 196 इसमें से हम माइनस करेंगे तो दोस्तों आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 102। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है कि संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सा है दोस्तों, इनके बाह्यतम कोशों में से 2 अपूर्ण होते हैं। संक्रमण तत्व जो बाह्य, जैसे कि दोस्तों ये आपके तत्व है, और किसी की ये कोश जो है दोस्तों कोश हैं, तो ये कोश पूर्ण होगा इसका, और ये भी पूर्ण होगा, लेकिन दोस्तों ये लास्ट के जो 2 कोश हैं ये अपूर्ण होते हैं, और इसी कारण इन्हें दोस्तों जो है संक्रमण तत्व के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या है। तो देखिए दोस्तों f का मान यहाँ पर आपके लिए दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और आपका जो है दोस्तों वस्तु की तो जो दूरी है वो है दोस्तों, यानी u का मान जो है दोस्तों 30 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की दूरी आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला आपका लगेगा, देखिए 1/f बराबर 1/u माइनस 1/b, ये प्लस आएगा। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं तो 1/20 बराबर 1/u का आपका मान दिया गया है 30, और 1/v का मान आपको निकालना है। तो देखिए 1/20 माइनस 1/30, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र जो है क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों, CA3PO4 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है कि एक परिवार में एक ही महीने में 320
इकाई ऊर्जा का उपभोग किया गया है। तो यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए अभी बताया था जो ऊर्जा जो है दोस्तों उसे जूल में हम जब दर्शाते हैं तो उसका जो मान होता है दोस्तों वो होता है 3.6 इंटू 10⁶। तो इसका गुणा हम दोस्तों 320 इकाई से करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1152 इंटू 10⁶ जूल। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपसे पूछा गया है Ag यानी दोस्तों चांदी प्लस क्लोरीन के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? सिल्वर क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली, और साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों आप सभी को पता ही है RRB JEE की क्लास में आपके लिए चलाने वाला हूँ अब, क्योंकि 31 तारीख का जो है आपका थर्ड शिफ्ट का, जो 31 तारीख की जो शिफ्टें हुई थी 3, उनका पेपर और बचा है आपका ALP टेक्नीशियन का। उसके बाद दोस्तों मैं RRB JEE की CBT 1 के लिए जो आपके लिए दोस्तों साइंस पूछी गई थी वो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, जो कि आपकी 30 नंबर की होने वाली है। और शुरुआत में मैं ये बता चुका हूँ। तो 3 दिन बाद आप लगा लीजिए, लगभग आपका दोस्तों सोमवार को आपका जो है क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो तैयार रहना दोस्तों, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में और वाला बेल आइकन दबा लें। तो अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए दोस्तों, गैर मेटालिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, बिल्कुल सही है। और फेनेफ्थोलीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। नियोसाइट्रिक अम्ल होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है NaOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, ये गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आपके जो कि थर्ड शिफ्ट में 30 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।